स्पेस के बारे में लोगों की इतनी उत्सुकता, इतनी व्हाई डिड स्पेस बिकम सच एन इम्पोर्टेंट प्लेस? अगर हम एस्ट्रॉयड से मटेरियल ला सकें तो हमको मदर अर्थ पर माइनिंग ही नहीं करनी पड़े। कौन सा देश इन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च बहुत ही अलग लेवल पे है? एलन मस्क के आने के बाद इसको कहते हैं न्यू स्पेस एज। न्यू स्पेस एज में क्या हुआ है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है। बट अभी सर जैसे रिपोर्ट्स आती हैं कि कहीं ऐसे यूएफओ स्पॉट हुआ या ये, व्हाट आर दोस देन? वो क्या है? डेफिनेटली और प्लेनेट भी होंगे जिसमें लिविंग बीइंग्स हैं। तो वो क्या हैं, हमारी तरह हैं कि अलग हैं, कैसे हैं पता नहीं, पर निश्चय ही कहीं है। कुछ और बताइए, इसरो किस चीज़ पे अब काम कर रहा है? व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग? अब आप देखिए कि आपके लैपटॉप के बराबर की सैटेलाइट वो कर सकती है जो एक 4 ट्रक के बराबर की सैटेलाइट करती है। तो इज देयर अ फ्यूचर के स्पेस में हैबिटेशन होगी? अब मुझे तो पता नहीं कि मैं स्पेस में जा पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप या आपकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ में भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है सही मायने में अलग है और एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होने वाला है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड क्यों, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। बट आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक आर्मी वेटरन है। उन्होंने 40 इयर्स आर्मी में बिताए, ट्रेडिशनल वॉरफेयर, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रोटेक्शन फोर्स है उसके साथ बिताए। पर आज हम आर्मी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पेस। क्योंकि उन्होंने जो अपनी सेकेंड इनिंग्स शुरू की वो स्पेस की दुनिया में शुरू करी। एंड ही इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन स्पेस एसोसिएशन और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। सो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सी ऐसी चीज़ों की कि स्पेस में आखिर हो क्या रहा है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आप स्पेस घूमने जाएंगे? क्या आप ये सोच सकते हैं कि शायद आप वहाँ पे रह भी सकते हैं? हमने बहुत किस्से सुने और हमने सिर्फ एलॉन मस्क का नाम सुना और सबको पता है उनके बारे में, पर आपको ये नहीं पता कि भारत में कितने एलॉन मस्क खड़े होने वाले हैं अगले कुछ सालों में। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विच इज़ ट्रूली गोइंग टू बी अमेजिंग एंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को, लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट। वेलकम सर, थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आ जाए। थैंक यू। एंड मेरे पॉडकास्ट का नाम ही समझे क्या है, तो हम आपसे समझना ज़रूर चाहेंगे कि पूरी स्पेस अब है क्या और अब हो क्या रहा है वहाँ पे। जरूर। तो जरूर। मैं पहले तो इस चीज़ से शुरू करना चाहती हूँ कि स्पेस में ना एक इंटरेस्ट जागा था बहुत पहले, बहुत सालों पहले, जब बैलिस्टिक मिसाइल्स का टाइम आया था। और फिर स्पेस में इंटरेस्ट जागा जब एलॉन मस्क आए। तो पहले शुरुआत से शुरू करते हैं कि स्पेस के बारे में लोगों की इतनी उत्सुकता, इतनी व्हाई डिड स्पेस बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, एक जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ये तो एक अट्रैक्शन, ह्यूमन अट्रैक्शन बहुत पहले से रहा है कि हमारे धरती के अलावा दूर अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है। क्या धरती की तरह, भूमंडल की तरह और भी जगहें हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। और रोज़ ही अगर आप अब तो खैर दिल्ली में नहीं, पर कहीं अगर आप बाहर जाएं और रात को तारों को देखें तो ये लगता है कि ये तारे क्या हैं। और जब हमको पढ़ाया जाता है कि ये तारे भी हमारी धरती से बड़े, ये उसके बराबर जगहें हैं, और लगता है किसी दूर जगह कहीं भूमंडल में, ब्रह्मांड में हम जैसे लोग भी रह रहे हों। तो ये एक क्यूरियोसिटी, ह्यूमन क्यूरियोसिटी तो स्पेस के लिए हमेशा रही। हिंदुस्तान में जो एक चीज़ बड़ी और जो पुरानी सिविलाइजेशन, मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन में रही, वो रही एस्ट्रोलॉजी, कि तारों को समझना और उनका ह्यूमन बीइंग्स की डेस्टिनी पर क्या इम्पैक्ट है, उनका किस्मत का कनेक्शन क्या है। किस्मत का कनेक्शन। और भारत के अलावा, भारत में तो सबसे ज़्यादा है। हाँ, true। और ये एक प्रोफेशन ही है, और हम कहते हैं कि ये कुछ हद तक साइंस है। और जो लोग मानते हैं उनका तो पूरा विश्वास है कि पूरे जो ये ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं ये हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। खैर, ये चीज़ें तो सालों साल, हज़ारों सालों से चलती रही हैं, पौराणिक हैं। पर नई स्पेस की जो आदमी की वहाँ पहुँचने की कोशिश शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 2 के तकरीबन अंत में। और उस समय अंत में, जैसे आप बोल रहे हैं,
पहली बैलिस्टिक मिसाइल जर्मनी ने बनाई। Right. और वो बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने बनाई अपने दुश्मनों को ठीक करने के लिए, और उस एक मिसाइल का नाम था V2 रॉकेट, यानी कि वेंजेंस 2 रॉकेट। वेंजेंस मतलब बदला लेने वाला रॉकेट। और वो रॉकेट जर्मन साइंटिस्ट वॉन ब्रॉन ने बनाया, और उसका इफेक्ट ये था कि लंदन के ऊपर जब उसके बॉम्ब गिरने लगे तो लंदन की बड़ी बड़ी जगहें उससे डिस्ट्रॉय होने लगी। शुक्र ये है कि जर्मनी ने ये इन्वेंशन बहुत लेट किया लड़ाई में, और लड़ाई तो वो हार ही गए। जब वो लड़ाई ख़त्म होने वाली थी तो अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो बाद में सुपर पावर्स बनी, उन्होंने देखा ये पोटेंशियल है इस टेक्नोलॉजी में। जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए आइंस्टाइन को वेस्ट लेके चला गया था, इसी प्रकार से स्पेस की टेक्नोलॉजी के लिए वॉन ब्रॉन को ऑपरेशन पेपर क्लिप के आधार पर अमेरिका में 100 साइंटिस्ट के साथ में लेके आए। तो उन्होंने पोच कर लिया उनको, आप कह रहे हो? और अच्छा। वो ही अमेरिकन स्पेस के फादर हैं, अगर आप बोलिए तो। उन्होंने ही सैटर्न को बनाया, उन्हीं की रिसर्च के कारण बाद में चांद तक अमेरिका पहुंची। पर सोवियत यूनियन भी पीछे नहीं रही। अच्छा। उन्होंने 500 साइंटिस्ट ले गए, और उनका लीडर ग्रोटॉप था, और उन्होंने भी ये काम किया। और अगर आपको पता है, शुरू के इतिहास में सोवियत यूनियन अमेरिका से स्पेस की दौड़ में आगे थे। तो रशिया मतलब अपने आप को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता है। जी हाँ। वो जो एक कंपटीशन शुरू हुआ, हाँ। जिसको तब से कोल्ड हो वॉर रहा है। कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, Right. उसमें स्पेस में जो एडवांसमेंट्स हुई उसके कारण। तो अगर सर जर्मनी ये पावर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स या ये इन्वेंशन पहले कर देता, और वर्ल्ड वॉर से पहले हो जाते या उसके दौरान ही हो जाते, तो क्या वॉर का पूरा सिचुएशन ही अलग होती, रिजल्ट ही अलग होता? हाँ, लोग कहते हैं ये दो इन्वेंशंस अगर जल्दी हो जाते, न्यूक्लियर और दूसरा ये स्पेस का, तो हो सकता है लड़ाई का जो रिजल्ट है वही अलग होता। हो सकता है लोग जर्मन बोलते होते। तो सर ये तो चलो उस टाइम की बात थी, एंड उस टाइम हम में से काफ़ी लोग तो थे ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे। देन हमारा तो स्पेस से जो कहते हैं ना पहचान या इंटरैक्शन हुआ है, वो तो एलोन मस्क जी ने कराया मोस्टली। एंड उसके बाद ऑब्वियसली इंडियन मिशंस जो चंद्रयान गया, एंड मून का मिशन था, एंड मार्स का मिशन हुआ। तो ये जो ब्रीड है ऑफ एलोन मस्क एंड जेफ बेजोस एंड रिचर्ड ब्रांसन, ये सब जो कर रहे हैं, आर दे मेकिंग स्पेस, मतलब स्पेस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या एक्चुअल में वो स्पेस को दे आर लुकिंग एज अ नेक्स्ट कुछ बड़ा प्रोजेक्ट? देखिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक शौक और दूसरी बात नया फ्यूचर पोटेंशियल टेक्नोलॉजी का, आगे के स्पेस में जाने का। वहाँ के जो पोटेंशियल्स हैं, जो जैसे कहते हैं मून इकोनॉमी या मार्स इकोनॉमी, जिसमें क्या होगा कि वहाँ से हमको नए नए मटेरियल मिल सकते हैं। एस्ट्रॉयड जो हैं इतनी रिच हैं रेयर अर्थ में, रेयर मटेरियल्स में, कि अगर हम एस्ट्रॉयड से मटेरियल ला सकें तो हमको मदर अर्थ पर माइनिंग ही नहीं करने पड़े। राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी अगर हम स्पेस में कर पाएँ, जो कि फ्यूचर में होगा, तो ज़ीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सी चीज़ों में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब आप कह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ पे या हमारे इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगती है, यूनिट्स लगती हैं, आर यू सेइंग हम कुछ ऐसा रेप्लिका कर सकें? जी हाँ, पर वो हैवी मटेरियल का नहीं। हाँ। वो नीश टेक्नोलॉजीज़ का, नीश मटेरियल का, दवाइयों का, जो खास दवाइयाँ बनानी है या खास जो कंपोनेंट्स बनाने हैं। जैसे हो सकता है कि सेमीकंडक्टर्स को वहाँ बनाने में ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा बढ़िया बन पाए, क्योंकि वहाँ जो मेटल्स हैं, आई थिंक वो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा रिच, वो भी अवेलेबल होंगे। और दूसरी बात माइक्रो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का पुल नहीं है। राइट। तो अभी जैसे सर हम बात करते हैं जैसे लो अर्थ ऑर्बिट होती है जो, एंड हम अभी काफ़ी बात सुनते हैं स्पेस की, और यूजिंग फॉर सैटेलाइट एंड टेलीकम्युनिकेशंस एंड बैंडविड्थ के लिए। तो अभी इस एरिया में हमने कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, मतलब व्हाट इज़ द साइंस? थोड़ा आप इसका कुछ डिकोड कर सकते हो थोड़ा? देखिए, एक तो स्पेस बड़ा कंपटीशन से, और सबसे पहले स्पेस में ये था कि भाई कौन पहले पहुंचेगा, देश की इज्जत का सवाल था। और उस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि चांद पर अमेरिका को ही पहुंचना है, क्योंकि पहली सैटेलाइट जो थी वो
सोवियत यूनियन ने बना दी थी। पहला आदमी यूरी गागरिन सोवियत यूनियन ने भेज दिया था। तो अब उनको ये था कि हमको भी कहीं पहुंचना है। उन्होंने कहा 1970 तक हमको मून पर लैंड करना है। ओके। और अमेरिकन साइंटिस्ट की काबिलियत है कि 1969 में वो मून में लैंड हो गए और वो एक अचीवमेंट हो गया कि स्पेस की लड़ाई में हम आगे हैं। उसके अलावा स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को मॉनिटर करने के लिए हो रहा था, जिसे स्टार वॉर्स कहते हैं। राइट। पर जो नई चीज़ें आई हैं और आज के दिन में जो बदलाव आया है, जैसे आपने बोला सैटेलाइट कम्युनिकेशन, PNT जिसे कहते हैं पोजीशन नेविगेशन टाइमिंग। पर अगर समझने को हो कि नेविगेशन, पहले नेविगेशन कंपास से किसी जैसे हमारा गूगल मैप किसी चीज़ से होता है। कोई भी चीज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज के दिन में आपको स्पेस मदद करती है। सबसे पहला अमेरिका ने ही ये शुरू किया GPS सिस्टम, और आज के दिन में हमारा इंडियन 7 सैटेलाइट हैं जो आपको पूरे हिंदुस्तान में गाइड कर सकती हैं। राइट। तो पहला इस्तेमाल जैसे है कम्युनिकेशन, दूसरा इस्तेमाल है PNT, और तीसरा इस्तेमाल है रिमोट सेंसिंग। अच्छा। रिमोट सेंसिंग या ISR, उसको ISR भी बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब सैटेलाइट से ज़मीन को देखना, ये असेस करना कि खेती के लिए उसका इस्तेमाल होता है, ये इसके लिए इस्तेमाल होता है कि बारिश कब होने वाली है कब नहीं होने वाली है। और आज के दिन में उसको और बहुत अनेक इस्तेमाल होने लगे हैं। आपको ये पता लगता है जैसे आज के दिन में जहाँ भी रेन फॉरेस्ट हैं वो स्पेस से मॉनिटर हो रहे हैं। अगर किसी इलाके में ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो आपको सैटेलाइट फोटोग्राफ से पता लग सकता है कि इधर घने जंगल के बीच में जहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता, यहाँ पर पेड़ कट चुके हैं। और अगर कोई ऐसी भी चीज़ हो रही है जैसे टेररिज्म एक्टिविटी होती है, जो शायद लोग घने जंगलों में छुपने के लिए करते हैं, तो क्या वो भी मॉनिटर हमको पता चल जाता है? अभी आज के दिन में 3 अमेरिकन कंपनी और चाइनीज़ कंपनी भी होंगी जो कि 24 घंटे दुनिया के हर एक इलाके को देख रही हैं। एक प्लैनेट M है, एक मैक्सार है। तो कहीं भी कुछ हो रहा है वो उनकी आंख से नहीं छुप रहा है। जैसे हमने तो उस फिल्म में देखा था जो हमारे जब हमने पहला अपना न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की थी, और उसमें देखा था कि देयर वाज कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग आवर पोखरान वाली जो साइट थी, एंड वहाँ पे हल्की सी भी गाड़ियों की मूवमेंट होती थी तो अगले दिन पता चल कॉल आ जाता था कि क्या चल रहा है, जरा देखो। उस समय थोड़ा सा फर्क ये था कि सैटेलाइट जब भारत के ऊपर आती थी, जो कि दिन में 7-8 बार आती थी, उस समय विंडोज थी। आज के दिन में इतनी सैटेलाइट्स हैं कि नियर कंटिन्यूस आप सब कुछ देख पा रहे हैं। Okay. तो इन सब टेक्नोलॉजीज़ का एक तो मिलिट्री इस्तेमाल है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, पर प्राइवेट में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। आप सवेरे उठी, आपने चेक किया कि आज मौसम कैसा है, गुड़गांव में मौसम कैसा है, आप सैटेलाइट इस्तेमाल कर रही हैं। अगर आप यहाँ आई हैं, गूगल इस्तेमाल किया है तो आपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। ATM से पैसा निकाला है तो आपने सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। अच्छा। और अगर आप मसूरी का भी वेदर चेक कर रहे हैं तो आप सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं दे आर मोस्टली हमारे यूज केसेस हैं थोड़े से कि जो हम कर रहे हैं। अच्छा, एक बिफोर आई गो टू सम अदर पॉइंट, क्या सैटेलाइट्स पहले जो होता था कि बहुत बल्की भी होती थी, बहुत हैवी होती थी, क्या साइजिंग में भी अब बहुत हमने उसमें फ़र्क आया है, एडवांसमेंट आई है? तो जैसे आपने कहा एलन मस्क के आने के बाद, इसको कहते हैं न्यू स्पेस एज। न्यू स्पेस एज में क्या हुआ है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आई हैं। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब है, एक तो सैटेलाइट के साइज छोटे हो गए। कितने छोटे हो गए? अब आप देखिए कि आपके लैपटॉप के बराबर की सैटेलाइट अच्छा वो कर सकती है जो एक 4 ट्रक के बराबर की सैटेलाइट करती थी। और ये सिर्फ पिछले 15-20 साल में हुआ है। जो प्लैनेट M की सैटेलाइट है, डव सैटेलाइट, वो एक छोटे से मतलब हाथ में ले सकते हैं आप उसको। और पहले वही काम एक सैटेलाइट, वो एक जंबो जेट के बराबर सैटेलाइट थी, वो करती थी। तो ये मिनिचराइजेशन जो हुआ है, क्योंकि सेंसर्स जो अच्छे बन गए हैं और बढ़िया बन गए हैं, एक तो ये हुआ है। और दूसरा अभी भारत में सर्विस आने वाली है जो कि वन वेब द्वारा आएगी, और हो सकता है उसके बाद में स्टारलिंक द्वारा आए। वो है लो अर्थ ऑर्बिट से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो कि शुरू में तो ब्रॉडबैंड देगा। अच्छा। पर अगले 5 साल में आपके मोबाइल फ़ोन में भी आ जाएगा। तो उससे व्हाट इज़ द एडवांटेज, मतलब अभी से कंपेयर करूँ तो? आज के दिन में हिंदुस्तान के बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ब्रॉडबैंड नहीं है। राइट। लेह लद्दाख आप चले जाइए, अंडमान चले जाइए, कहीं भी जो दूर दराज के इलाके में हैं वहाँ पर टावर्स नहीं है। राइट। तो कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन कभी कभी शायद हो जाए,
पर ब्रॉडबैंड नहीं हो पाता, फिनटेक नहीं आ सकता, जो भी इस्तेमाल आज के दिन में टेक्नोलॉजी के वो नहीं हो पाते। तो सैटेलाइट से क्या है, सैटेलाइट से पूरे देश का कोना कोना कवर हो जाएगा। जैसे हम उसे कहते हैं फाइबर इन द स्काई। ओके। आपका टावर इन द स्काई है जो कि आपको कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन देगा। तो आज के दिन में जैसे वन वेब जो कंपनी है, उनकी 640 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवर कर रही है। तो आप कहीं भी हैं दुनिया में और इंडिया में, आपके पास में अगर आपको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कंटिन्यूसली मिल सकती है। यही सर्विस स्टारलिंक एलोन मस्क ने भी पूरी दुनिया में कर दी है, वो इंडिया में लाइसेंस लेने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा देश इन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च बहुत ही अलग लेवल पे है, तो आप कैन यू पुट देम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मे बी टॉप 5 बता दो आप। तो देखिए, नंबर 1 तो यूएसए है, नंबर 2 पहले रशिया था, अब चाइना है, अच्छा। तब आते हैं रशिया एंड यूरोप, और वहीं कहीं पर हम आते हैं। तो हम मतलब उधर तक तो हैं। हाँ, हम उस हाई टेबल में हैं। देखिए, चंद्रयान 3 ने जब मून के साउथ पोल में के पास लैंडिंग की, वो हम पहले देश हैं। और सॉफ्ट लैंडिंग की टेक्नोलॉजी भी हम तीसरे देश हैं, सिर्फ अमेरिका और चाइना ने की। तो जहाँ तक स्पेस का सवाल है, हम कई देशों से बहुत आगे। तो व्हाट इज, हमारे को कुछ रोक रहा है क्या कि इज इट टेक्नोलॉजी, इज इट मनी, इज इट क्या, इज इट ब्रेन पावर, मतलब क्या है, कुछ रोक रहा है हमको इसमें? कुछ नहीं रोक रहा है। और इज इट जस्ट द गैप जो टाइम इतना हो? हम ज़रूर नंबर 1 पे भी पहुंचेंगे। अच्छा। पर मैं आपको इसकी शुरुआत बताना चाहता हूँ कि अमेरिका ने 1969 तक मून पर लैंड कर गए थे जी। रशिया भी काफ़ी आगे था, पर इंडिया ने अपना प्रोग्राम 1960 के बाद शुरू किया। अच्छा, सो वी आर लेट एंट्रेंट्स। तो गवर्नमेंट का विजन था, हाँ। एंड फॉर्चुनेटली वी हैड पीपल लाइक डॉक्टर साराभाई, एंड सेकेंडली द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे कि इनको पैसे दो, इनको रिसर्च करने दो, इनको काम करने दो। और इसरो ने पिछले 60 सालों में बहुत ही अच्छा काम किया। क्योंकि काम की 2 चीज़ें, एक हमारे पास सबसे हाई ग्रेड के साइंटिस्ट हैं जी, और 2 कम से कम पैसे में उन्होंने किया। दे हैव बीन मोस्ट फ्रूगल इन व्हाट दे हैव बीन स्पेंडिंग। उससे अब क्या हुआ है, प्रेजेंट सरकार ने 2020 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन लिया। तब तक जो कुछ होता था वो सिर्फ गवर्नमेंट और इसरो करती थी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और इसमें थोड़ा सा हमको नए न्यू स्पेस रेवोल्यूशन को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एलन मस्क और जेफ बेजोस आ गए थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी सोचा कि हिंदुस्तान में हमको प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में आने देना चाहिए। और पिछले 4 साल में ही हमारे जो नए स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल का काम कर रहे हैं। 2 स्टार्टअप्स ने ऑलरेडी रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। अभी तक वो पहले प्री ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल लॉन्च है, मतलब वो 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं गए, पर वो भी इस साल के आखिर या अगले साल में हो जाएंगे। 5 कंपनियों ने जो 2018 से 2020, 2022 में बनी हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर ली हैं। ओह वाओ। उनमें से एक कंपनी है पिक्सल, जो 36 सैटेलाइट बना के पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करेगा। वो एक हाई टेक्नोलॉजी है जिसे कहते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि अमेरिकन आर्मी से उनको ऑर्डर मिल चुका है। तो एक इकोसिस्टम इसरो ने बनाया। और जो आपने बोला ना, क्या हमारे पे कैपेबिलिटी की कमी है? नहीं, हमारे पे क्या कमी थी, थोड़ा स्पेस में पैसे की बहुत ज़रूरत है। और गवर्नमेंट ने ओपन इसलिए किया है कि प्राइवेट पैसा भी लगाएगा। और अब एफडीआई भी लिबरल कर पहले कोई एफडीआई डायरेक्ट रूट से नहीं थी, अब 100% तक एफडीआई लिबरलाइज। एक्चुअली हमें अपने ट्रेडिशनल जो वॉरफेयर हमारा जो किसको हम कहते हैं एयर, आर्मी एंड नेवी, उधर भी पैसा तो लगता ही है, एंड वो भी हमारे देश के लिए एक प्रोटेक्शन फ्रंट है। पर अब क्योंकि 2 और नए उसमें हिस्से जुड़ गए हैं, स्पेस और न्यूक्लियर साइबर, तो इस पे भी अब आई थिंक इसमें ग्रोथ तभी हो सकती है जब प्राइवेट प्लेयर्स आपके साथ जुड़ें, क्योंकि दे गेट देयर माइट ऑफ मनी एंड इंटेलेक्ट। और पिछले 3-4 साल में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन नए स्टार्टअप्स में भरोसा दिखाया है। मुझे
हाँ, ज़्यादा पैसा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट से आएगा, गवर्नमेंट को इंसेंटिव्स देने हैं, बिल्कुल लोअर टैक्सेस करने हैं, लोअर जीएसटी करनी है, इंपोर्ट टैक्सेस को रिड्यूस करना है। पर पूरा सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी बना दी और वो हमारी जो स्पेस पॉलिसी है वो अमेरिका की स्पेस पॉलिसी के इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करती है कि अगर आपको एस्ट्रॉयड माइनिंग करने की क्षमता है तो वो भी कीजिए। अच्छा, तो एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी बन गई है, एफडीआई की पॉलिसी आ गई है। हाँ, अब इसको मैनिफेस्ट होना है पैसे आने में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने में, और हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो स्पेस के लिए मार्केट है ही है। इंडियन कंपनीज पूरे दुनिया में स्पेस की चीज़ें सैटेलाइट बनाकर एप्लीकेशन कर कर दे सकें, और ये भी होगा। सर थोड़ा जस्ट गोइंग रिवाइंड कर रही हूँ, आपने अभी एक बात की कि दो कंपनी ऐसी जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया एंड यू सेड कि 100 किलोमीटर्स की एक रेंज तक उन्होंने अभी एक टेस्टिंग करी। 50-60 किलोमीटर। तो फर्क क्या होता है, मतलब 100 एंड ओवर 100 का क्या वो डिफरेंस? सब ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल होता है जब वो धरती का चक्कर लगा सकता है, राइट। और सब ऑर्बिटल होता है जब वो ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। अच्छा, ऑर्बिटल में क्या है, एक बार वो चला गया तो वो orbit पूरे में आ एक गया। ऑर्बिट में सैटेलाइट आ जाएगी। तो वो उस रॉकेट की क्षमता इतनी हो जाए कि वो ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च कर पाए। Understood. तो ये क्या होता है कि पहले टेस्ट उन्होंने सब ऑर्बिटल किया है, नेक्स्ट टेस्ट उनका प्लान्ड है, ऑर्बिटल है, और जब वो एक बार वो कर लेंगे तो वो इंडियन कंपनीज की सैटेलाइट और विदेशी कंपनियों की सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखेंगे। अंडरस्टूड। सर एक बड़ी इंट्रीगिंग, मतलब ऐसा फैसिनेटिंग सा ख्याल आता है कि हम लोग अभी इतनी स्पेस रिसर्च तो कर ही रहे हैं एंड सैटेलाइट्स एंड हम सब इन सब की बातें करते हैं एंड हम लोगों को भी स्पेस में भेज रहे हैं। तो इज़ देयर अ फ्यूचर के स्पेस में हैबिटेशन होगी, मतलब क्या मार्स या कोई और प्लैनेट मतलब ये एक चीज़ सच होगी कि लोग रहेंगे वहाँ पे? निश्चय ही। अब मुझे तो पता नहीं कि मैं स्पेस में जा पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप या आपकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ मे भी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाए। वाओ। देखिए, आज के दिन में, और सिर्फ 2-2.5 साल पहले स्पेस ट्रैवल शुरू हुआ है जी। और अभी तक 50 स्पेस टूरिस्ट स्पेस में जा पाए। पर अभी क्या है, वो सिर्फ कामरा लाइन को क्रॉस करते हैं और टच एंड गो है अभी तो। टच एंड गो है। पर आगे क्या होगा, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 तक उसकी लाइफ है। अच्छा। और उसके बाद में जो नया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनने वाला है, वो प्लान जो हो रहा है वो सरकारें नहीं बनाएंगी, प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी। ओके। और वो जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिसमें एक उनकी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है, उनका ये प्लान है कि वो इंटरनेशनल कंसोर्टियम बनाएंगे, अलग अलग देशों की का। उसमें वो कॉपरेशन होगा। और उसमें क्या क्या बनाना चाहते हैं वो, लैब टेस्टिंग के लिए, होटल कि लोग आके वहाँ रहें, और डेस्टिनेशन मतलब अगर कुछ दिन रहने के लिए। ये बन जाएगा 2030 से 2035 में। ओह रियली? अच्छा। और अगर ऐसा होने वाला है, और जो कि मतलब टेक्नोलॉजी भी इसको परमिट कर रही है। और आप देखिए, आज के दिन में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट तो जाते ही हैं, और नॉर्मल लोग भी जा पाएंगे थोड़ी ट्रेनिंग के साथ में। चैलेंज सिर्फ ये है कि आज के दिन में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और डिस्रप्शन ये होना है कि इसकी कॉस्ट कम होनी है। तो अभी क्या कॉस्ट है लगभग सर? अभी तो मैं आपको एग्जैक्टली पर हाँ, पर केजी का मेरे ख्याल $5,000 या उससे ज़्यादा होगा। वो मतलब जो हम 60-70 किलो के लोग हैं काफ़ी 5,000 into काफ़ी ज़्यादा पैसा, और वो भी कंपनियां अलग अलग पैसे बोलती रहती हैं, पर बहुत महंगा है। राइट, बहुत महंगा है। राइट। पर ये ऐसे पॉसिबल होना है कि जैसे एयर ट्रैवल बहुत पहले था, आज से हाँ। 30 साल 40 साल पहले पहले was only for the very few elite. This has to come to the common man. Maybe it takes उसके 20-30 साल लग जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, ऐसा हो जाएगा कि सस्ता ट्रैवल स्पेस में भी होगा। मैंने सुना है कि मतलब एलॉन मस्क ने ये ट्रैवल कॉस्ट 1/5 तक वो लाए हैं, या 1/6 ऐसा कुछ लाए हैं रॉकेट के लॉन्च की कॉस्ट। हाँ, तो अभी भी वो कॉस्ट मतलब 1/5 भी महंगी है। हाँ, आई एम श्योर। क्योंकि ट्रैवल के लायक नहीं है। पर बिल्कुल। कुछ समय बाद हो सकता है 30 साल लगे, 40 साल लगे, क्योंकि एलन मस्क का ड्रीम और जेफ बेजोस, जो कि दोनों सबसे रईस लोग हैं अमेरिका के, उनका सपना ये है,
उनका एक ही फ़र्क है उन दोनों के सपनों में। एलोन मस्क कहता है कि हमको मार्स में जाके रहना चाहिए, और जेफ बेजोस कहता है पहले चांद में जाएंगे उसके बाद आगे जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप। पर दोनों का ये है हाँ। कि और प्लैनेट्स में जाकर ह्यूमन बींग्स रहेंगे। तो आप कह रहे हो कि another 30-40, मतलब आप कह रहे हो 2070 तक जी इट्स अ पॉसिबिलिटी, मतलब हाँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये एक अमेरिका- ऑप्शन मिल जाएगी। अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जहां उन्होंने एक्सपर्ट्स वगैरह को बुलाया और डिस्कशन किया कि भाई क्या हो सकता है होराइजन 2060। तो होराइजन 2060 में बेस्ट केस में, बेस्ट केस में, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी Sure. डिसरप्शन वगैरह होने हैं, लोग चांद में होंगे, लोग मार्स में होंगे, और सिस लूनर स्पेस मतलब धरती और चांद के बीच का जो स्पेस है उसमें बहुत जगहें होंगी जहाँ लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे होंगे। वाह, मतलब ऐसे एक ना विजन आ जाती है, एक विजन बोर्ड बनाते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, एक वैसे विजन बोर्ड हो रहा है। एंड जो हम साईफाई मूवीज देख रहे हैं ना, आप बिल्कुल वैसा एक सीन बता रहे हो कि लोगों ने सूट पहने होंगे और ये एक सपने से पॉसिबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट्स, कितना सक्सेसफुल है ये इन सेंस के आगे चल के? एंड आर वी गोइंग टू सी मोर ऑफ सच रॉकेट्स ओनली कमिंग अप नाउ? द फ्यूचर, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरत यह है कि रॉकेट की कॉस्ट को, मतलब 1 kg स्पेस में जाने को कम करना पड़े। राइट। कॉस्ट क्यों है? क्योंकि इतने बड़े रॉकेट में सिर्फ इतना वजन जाता है। तो इसमें से अगर हम आधा, 2/3 या पूरा रीयूजेबल कर देंगे, तो अगर हम इसको ज़्यादा बार यूज़ करेंगे तो अपने आप ही ऊपर जाने की कॉस्ट कम हो जाएगी। आज के दिन में तो ऐसे है जैसे एक हवाई जहाज़ है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है, और हम क्या चाहते हैं कि ये हमेशा 20 साल तक वही हवाई जहाज़ इस्तेमाल हो। सर इसका कोई वो तो फर्स्ट स्टेज इसका सक्सेसफुली एलोन मस्क ने कर दिया है। राइट। आज के दिन में जो फर्स्ट स्टेज है वो ऊपर जाकर वापस लैंड करता है सेफली, और उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए तो कॉस्ट डाउन हो गई है। और ये टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़नी है और इसको और डेवलप होना है। रीयूजेबल विल बी द ऑर्डर ऑफ द डे इन द फ्यूचर। तो सर अभी कोई ऐसा कोई बॉल पार्क है कि कितनी बार रीयूज हो सकता है या कितनी बार जा सकता वो है? टेस्ट कर रहे हैं और वो देखते हैं वो कि उसके भाई जो फैक्टर्स हैं अभी भी वो मतलब ठीक रहेगा। 20 से 25 बार तो उन्होंने आसानी से कर लिया है। और अब देखिए आगे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, बिकॉज कंपोजिट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैटर्स हैं। पर अल्टीमेटली ये है कि उसको आप हवाई जहाज़ की तरह कितनी बार इस्तेमाल कर। ग्रेट। तो सर आई थिंक सर एक डर जो आता है ये सब जब हम सुनते हैं, और अभी भी जब स्पेस ट्रैवल की बात होती है, सेफ्टी की एक डर होता है कि यार हम जो हमारे को ऑक्सीजन चाहिए या जो हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं, ये सब, वो एक डर बैठा है दिमाग में, अभी है वो। एंड क्या कुछ इंस्टेंस ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे सक्सेसफुल लॉन्च नहीं होता एंड एस्ट्रोनॉट्स फंस जाते हैं, जैसे अभी देयर आर 2 एस्ट्रोनॉट्स जो अभी वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो सेफ्टी कंसर्न है, इसका क्या सोल्यूशन, कुछ मतलब क्या इस पे बातें हो रही हैं, कैसे ये माइंडसेट शिफ्ट होगा? और आई वांट टू आल्सो कम टू द पार्ट कि वो एस्ट्रोनॉट बेचारे वापस कैसे आएंगे, मतलब व्हाट इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? पहली बात तो वो एस्ट्रोनॉट निश्चय ही आएंगे, और जो उनका आना डिले हो रहा है, ये बोइंग का स्पेसक्राफ्ट मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और नासा ने डिसाइड किया है कि दूसरी उसको। हाँ जी। सो ये एक बेसिकली, क्योंकि क्या हुआ था, जब नासा ने परमिशन दी स्पेसक्राफ्ट बनाने की प्राइवेट प्लेयर्स को, तो उन्होंने 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए, बोइंग को और दूसरा एलन मस्क की कंपनी को। दोनों ने सक्सेसफुली बनाए। अब ये जो फेलियर क्या हुआ, इसके कुछ जो सिस्टम जो हालांकि लैंड तो सक्सेसफुली वापस हो गया था, पर रिस्क जो एलिमेंट था वो बोइंग वाले में था। पर अब नासा ने ये डिसाइड किया है कि नहीं, अभी आज के दिन में जो बोइंग के स्पेसक्राफ्ट का स्टेटस है उसमें सेफ्टी के थोड़ा इश्यूज हैं, और इसलिए अब सिर्फ एलोन मस्क की कंपनी से जो बनाया गया स्पेसक्राफ्ट है वो इस्तेमाल होगा। तो इसलिए वो 2 कंपनियों के कंपटीशन की कहानी है। डेफिनेटली एस्ट्रोनॉट आराम से वापस आएंगे, पर हाँ ये एक जाहिर करता है कि रिस्क है। बिल्कुल। पर मैं आपको बोलूँगा कि टेक योर माइंड बैक टू 1940 में, ये 1930 में जब एयरक्राफ्ट्स बने थे, ये जब राइट ब्रदर्स ने पहली उड़ान की थी, कितना खतरा था
कि भाई जो नीचे गिरेगा उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, हवाई जहाज टूटा, और पहला हवाई जहाज टूटा ही। आज के दिन में जब आप यहाँ से बेंगलोर जाती हैं या कहीं जाती हैं उड़ के, तो आप बॉदर भी करते हैं कि एयरक्राफ्ट कब लैंड कर रहे हैं। तो वो लेवल ऑफ सेफ्टी आएगा, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, पर हाँ थोड़ा समय लगेगा। तो एक ना जब क्योंकि स्पेस इज़ ऑल्सो, अगर हम उसको सोचें तो एक पावर, एक माइट का भी एक निशानी है। हाँ। तो अभी तो जब हम लैंड पर हैं और हम पावर देखते हैं तो वो जोग्राफीज़ में डिवाइडेड है। जी हाँ। कितनी बड़ी कंट्री है, क्या उसका जीडीपी है, कैसी उसकी वो है लीडरशिप है, ऑल दैट स्टफ, उसकी डेमोग्राफिक कैसी है। जब हम स्पेस में ये सब सोच रहे हैं तो क्या हम वहाँ कुछ बाउंड्रीज भी देख रहे हैं? क्या ऐसा कुछ किसी कंट्रीज को कुछ क्या कोई हिस्सेदारी कुछ ऐसा बटेगी लाइनें? बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न होता है। हाँ। तो उस पे भी कोई सोच है अभी? अच्छा, देखिए आज के दिन में जो स्पेस ट्रीटी है 1967 की है और अभी तक इम्प्लीमेंटेबल है, सब लोग जिसको मानते हैं। तो स्पेस को माना जाता है कि इट इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ओके। सब कुछ 100 किलोमीटर की लाइन के बाद, हम कामरान लाइन बोलते हैं उसको, 100 किलोमीटर, उसके बियॉन्ड किसी का नहीं है। अच्छा। सबका है। जैसे कि हम हाई सीज के लिए बोलते हैं, जैसा कि एक्चुअली हम अभी सर सबका है क्योंकि वहाँ कुछ है नहीं। हाँ, और अभी मतलब जब जाने भी लगे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये निश्चय करना पड़ेगा कुछ समय बाद कि अगर चांद है या मार्स है या कोई और प्लैनेट है, वहाँ पर वो लड़ाई का सोर्स ना बन जाए। एग्जैक्टली। पर अभी हमारे पास में मॉडल्स हैं, एंटार्क्टिका का मॉडल है हमारे पास में, जहाँ ठीक है लोग अपने स्पेस स्टेशन बनाते हैं, वो ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप शब्द की है। पर धीरे धीरे इसके लिए डिफाइन, आप जैसे पक्का कह रहे हैं, एक ह्यूमन नेचर है कि अपनी लैंड और अपनी लाइन रहो। पर देखिए जो भी एस्ट्रोनॉट ऊपर गया है, जो भी, वो जब धरती को देखते हैं वो कहते हैं हमको ना कोई बाउंड्री नज़र आई, ना कोई देश नज़र आया, हमारा अर्थ नज़र आया, हमारा ब्लू अर्थ नज़र आया। आई थिंक ये भी सर, आई थिंक मैच्योर होगा जब चीज़ें समझ आएंगी। Definitely, और आई थिंक जब ये आप जैसे कह रहे हो, अगर इतना ज़्यादा इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट हम देख रहे हैं तो आई थिंक तब उस टाइम पे लोग शायद सोच लेंगे कि क्या इसको कैसे डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर आपको पता है कि एक टाइम पर अमेरिका का कोई रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं जा रहा था। अच्छा। तो उनके एस्ट्रोनॉट रशियन स्पेस क्राफ्ट से जाते थे। अच्छा। और जब सोवियत यूनियन टूटा था, रशिया बना था, तो जो एस्ट्रोनॉट वहाँ था वो 100 बहुत लंबे टाइम रहा था, क्योंकि उसका नीचे डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि किस देश में जाना है। तो कॉपरेशन बहुत रहा है इंटरनेशनल स्पेस में, और मेरा विश्वास है कि जब तक हम इतनी दूर जा रहे हैं और इतने प्लैनेट्स में जा रहे हैं, कॉपरेशन का एलिमेंट रहेगा। हाँ, बिकॉज अभी ना एम्बिग्विटी बहुत है सर, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। धीरे धीरे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, पर मेरा विश्वास है कि वी विल नॉट ड्रॉ ह्यूमन बाउंड्रीज देयर। सर इसका थोड़ा अभी तो बहुत ही फैंसी लग रहा है और सब कुछ बहुत ही ऐसे हंकी डोरी कहते हैं ना, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। पर मैंने बहुत आर्टिकल्स पढ़े जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रही थी, और इसमें काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की भी बातें ऑब्वियसली हो रही थी। हर एक चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो जब जैसे ये स्टारलिंक की जो स्पेसशिप्स हैं वो जाती हैं, डेब्रीज की प्रॉब्लम हो रही है। कहीं पे मैंने एक प्रॉब्लम देखी थी, आई वाज जस्ट रीडिंग के वो क्या है कि स्पेस जंक हो रहा है, सैटेलाइट्स वापस नहीं आती और कोई रेड होल्स हो रहे हैं अर्थ के आयोनोस्फेयर में। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो होता क्या है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनके बारे में क्या अभी सोचा जा रहा है, या इसको अभी वी डोंट हैव एन आंसर, हमारे पास है नहीं इसके लिए कोई जवाब। तो देखिए, एक प्रॉब्लम, और उसको कहते हैं स्पेस सस्टेनेबिलिटी का है। और उस प्रॉब्लम का कारण ये है कि एक तो स्पेस में जो भी चीज़ जाती है उसको वापस नहीं लाया जाता है। और ख़ासकर पहले जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जो कि 36,500 किलोमीटर पे, 21,000 मील पर है। वो ऐसा ऑर्बिट है जो ऑर्बिट पे कोई सैटेलाइट को अगर आप अपनी डाल दें तो सैटेलाइट जब घूमती है वो अर्थ के साथ ऐसे घूमती है कि लगता है एक ही जगह पर है। अच्छा। उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो वहाँ पर बहुत सैटेलाइट हैं, सब देशों की सैटेलाइट हैं। वहाँ पर हिस्से बांटे हुए हैं कि इंडिया की कहाँ होगी, अमेरिका की कहाँ होगी। आपस में लोगों ने देयर इज अग्रीमेंट की आपने अपनी सैटेलाइट रखनी है। पर जब उस सैटेलाइट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो सैटेलाइट को नीचे लाने का तरीका नहीं है हमारे पास। तो क्या करते हैं,
उस सैटेलाइट को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेज देते हैं, थोड़ा सा ऊपर, वो घूम रही है पर इट इज़ अ डेब्री। तो एक तो डेब्री ऐसे बनती है, दूसरी डेब्री जो बनती है जो नीचे लो अर्थ ऑर्बिट में होगी, वो क्या होगी, उसकी पावर जब जाएगी तो वो सीधा अर्थ में ही आ जाएगी और जल जाएगी तब। तो जलते हुए भी कुछ पोल्यूशन करती है। पर तीसरा क्या हुआ, देशों ने एंटी सैटेलाइट वेपन्स ट्राई किए अपने। अच्छा। कि दुश्मन की सैटेलाइट को अगर बर्बाद करना कर पड़े तो रॉकेट कैसे फायर करके उसको किया जाए। अमेरिका ने भी किया, रशिया ने किया, वेरी रिसेंटली चाइना ने किया था 2007 में, और सबसे रिसेंट तो खैर अभी रशिया ने किया है। पर इंडिया ने भी वो टेस्ट किया, पर हमने ऐसा टेस्ट किया था कि कम से कम डेब्रीज हो। पर क्या हुआ, इन सब से भी डेब्रीज बनी है। आज के दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा डेब्रीज स्पेस में घूम रही हैं। क्या ये नंबर बहुत बड़ा है? काफ़ी ज़्यादा है। तो पर स्पेस बहुत बड़ा है। हाँ। तो उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि कुछ टकरा रहा है उनके साथ में वगैरह, पर वो रिस्क बढ़ रहा है। तो इसलिए अब जाके इंटरनेशनल ट्रीटी तो कोई नहीं हुई, पर एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपकी सैटेलाइट अगर ऊपर है तो आपकी जिम्मेवारी है कि वो वापस अर्थ में आ जाए। ओके। अमेरिका ने पहले 25 साल का रूल था, अब अमेरिका ने बोला है कोई भी सैटेलाइट बनेगी उसकी 5 साल लाइफ होगी और 5 साल के बाद वो डी ऑर्बिट कर वापस आ जाएगी। उन्होंने अपने के लिए लॉ बनाई है, पर बिकॉज दे आर द लीडिंग नेशन, धीरे धीरे ये लॉ सब को एब्जॉर्ब करने पड़ेगी। और ज़रूरी है बहुत, क्योंकि स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम वहाँ जंक ना रखें। और आपने जैसे उनकी एलन मस्क की सैटेलाइट्स के बारे में बताया, आज के दिन में करीब 5000 सैटेलाइट है। तो उसकी जो लाइट थी, और वो 5000 सैटेलाइट अगर घूम रही थी, किसी क्लियर डे में आप खुद देख सकते थे, अपनी आईज से उनको देख सकते थे। ब्राइट लाइट होती है। ब्राइट लाइट। उसका इफेक्ट क्या हो रहा था, एस्ट्रोनॉमी में हो रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स जो और प्लैनेट्स को देखते हैं तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो अभी जो एलन मस्क नई सैटेलाइट डाल रहे हैं उसकी पावर कम कर रहे हैं कि लाइट उसकी कम हो और वो डिस्टर्ब ना करे। पर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा, जैसे आज के दिन में 5000 हैं और प्लान है करीब 50,000 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में 50-60 हो जाएंगे। लो अर्थ ऑर्बिट, तो एक रिस्क तो है, इसको आपस में अग्री करके करना पड़ेगा। आज के दिन में क्या है, हर एक देश पुक कर रहा है, कह रहा है भाई हम इतनी डालेंगे, हम इतनी डालेंगे, कि बंदिश किसी पे नहीं है, आपको बताना है औरों को कि हम डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा वो कंपटीशन हो गया है, पर वो स्टेबलाइज हो गया। पर आधे कोई कंपनीज हैं सर जो इस पे काम कर रही हैं फॉर डेब्री रिमूवल और डेब्रीज, क्योंकि इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आल्सो। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में एक कंपनी है, वाओ, और 3 बच्चे जो उसको लीड कर रहे हैं हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों के। अच्छा। एक कोटद्वार का है, एक चिकमगलूर का है। उन बच्चों ने एक अलग अलग कॉलेज में पढ़े हैं, एक लवली यूनिवर्सिटी का भी लड़का है उसमें। उन बच्चों ने डेब्री डिटेक्शन और डेब्री रिमूवल के लिए वो वर्क कर रहे हैं। तो एक इंडियन कंपनी भी होगी जो इस एडवांस्ड स्पेस की उसमें डोमेन में तो अभी काम कर रही है। जो रिसर्च है या उनका जो है वो तो किस उन्होंने लेवल? ऑलरेडी ये बना दिया है कि उन्होंने एक स्टेशन, स्पेस स्टेशन वो बना रहे हैं, वो एक टेलीस्कोप का बेस जो कि लद्दाख में लगा रहे हैं, जो कि कल ही एक्टिवेट हुआ है। अच्छा। जो देख रहा है कि सारी सैटेलाइट्स और डेब्रीज को डिटेक्ट करेगा। नाइस। और उस डाटा से कुछ समय बाद वो स्पेस के लिए गूगल बनाएंगे। वाओ। तो मैं तो व्यूअर्स को ये डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम इन 3 बच्चों को इस शो पे बुलाएं और स्पेस के बारे में और चीज़ें डिकोड करें और स्पेस का गूगल डेफिनेटली अंडरस्टैंड करें, तो आप कमेंट्स में गूगल ज़रूर लिख सकते हैं, सो दैट आई गेट एन आइडिया कि आप उन लोगों को इस पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली हम प्लान कर सकते हैं और उनके उनके पूरा विजन को और उनके प्रोसेस को समझ सकता है। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम में से किसी ने कभी पढ़ी तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और सुनने में भी पहली बार आ रहा है, गूगल फॉर स्पेस। वेरी इंटरेस्टिंग। सर 3D प्रिंटिंग, आई वांट टू आस्क, ये जो टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली हम उसको बहुत सारे स्फीयर्स में यूज़ कर रहे हैं, हेल्थ केयर हो गया, हर जगह, ऑटोमोबाइल में बहुत यूज़ कर रहे हैं। आर वी यूजिंग इट इन स्पेस एज वेल? वो हमारी जो 2 स्पेस कंपनीज मैंने आपको बताया जो रॉकेट लॉन्चिंग, जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किए हैं, दोनों ही कंपनियों की एक खासियत रही है। पहली कंपनी स्काई रूट ने कंपोनेंट्स 3D प्रिंटिंग से बनाए। अच्छा। रॉकेट के इंजन के। ओके। और जो दूसरी कंपनी है वो और आगे चले गई, उन्होंने पूरा ही इंजन 3D प्रिंटिंग से बनाया। अच्छा। और 3D प्रिंटिंग से इंजन बनाने की मतलब क्या है, एक उसकी कॉस्ट कम है, 2 ये है क्योंकि वो
3D प्रिंटेड रॉकेट है, उसमें मतलब मशीनिंग में वगैरह में उसकी परफेक्शन और बेटर है। और तीसरा, लॉन्ग टर्म में वो जल्दी बनाया जाएगा। और उन्होंने सक्सेसफुली उस रॉकेट को लॉन्च कर दिया है और आगे वो ऑर्बिटर लॉन्च करेंगे। वाओ सर, आपने अभी इसरो की बात की एंड ऑब्वियसली हैट्स ऑफ जो इसरो ने काम किया है, एंड आई थिंक बहुत ही प्राउड फील होता है हम जी। सबको जब हम इसरो के बारे में बात करते हैं, एक चमक आ जाती है हमारी आंखों में। कुछ और बताइए, इसरो किस चीज़ पे अब काम कर रहा है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, थोड़ा सा इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ देखिए, सब बहुत चुप चुप रहते हैं और कुछ बाहर नहीं आता है। तो अब मैं भी आपको बताऊंगा जो इसरो चेयरमैन ने अनाउंस कर लिया है। पर इसरो की कहानी क्या है, गजब की ये रही है कि दे आर वेरी सिंपल, वेरी हार्ड वर्किंग। द कल्चर दे हैव ऑफ वर्क, हैंड्स डाउन वर्क, फ्रॉम अ वेरी सीनियर साइंटिस्ट टू द जूनियर मोस्ट, इज रियली वेरी इम्प्रेसिव। इनफैक्ट जो हमारी नई स्टार्टअप्स, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, उसके भी जो फाउंडर्स हैं वो इसरो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2-3 साल के बाद में छोड़ के आए। राइट। पर वो तो बात रही, इसरो की वजह से हमारी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी में, रॉकेट साइंस में, और रॉकेट साइंस इज द अल्टीमेट साइंस, वो बहुत ऊपर है। तो आपको पता ही है कि चंद्रयान और आदित्य मिशन, चंद्रयान 3 तो हुआ है जी। अब चंद्रयान 4 प्लान कर रहे हैं। पर प्राइम मिनिस्टर के बोलने पर और अब चेयरमैन ने एक इंडिया के लिए एम्बिशन आउटलाइन किया है। अच्छा। और उसमें यह है कि 228 से शुरू होकर 235 तक हम अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अपना स्पेस स्टेशन बना देंगे। Okay. भारत अंतरिक्ष का, और उसके बाद 245 तक पहला हिंदुस्तानी चांद पर लैंड कर लिया होगा। वाओ। ये प्लान है। और इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स भी हैं इसको सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहला तो गगनयान है, जो कि जिसका पहला ट्रायल इस साल के आखिरी में होगा, और अगले साल के अंत में या 1.5 साल के अंदर गगनयान का स्पेस पे पहले ह्यूमन बींग्स गगनयान के साथ में जाएंगे। और हम ये अपनी वही फिलॉसफी जो आपने बोला कि फ्रूगल, कम से कम पैसों में, और लेटेस्ट और उस टेक्नोलॉजी के साथ, यही चंद्रयान 3 की कॉस्ट इंटरस्टेलर मूवी से कम है। राइट। ये तो सबसे, ये तो एक आई थिंक एक मीम ऑफ द सेंचुरी है हमारे पास, जो हम अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि ये है। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ आई थिंक एंड वही विजन के क्योंकि साथ जो एक्सप्लोरेटरी साइंस है स्पेस का, मतलब मून में जाने का, मार्स में जाने का, बियॉन्ड का, वो तो इसरो ही से लीड होगा। क्योंकि स्टार्टअप्स, प्राइवेट कंपनियां वहाँ जाएंगी जहाँ प्रॉफिट है। जी। वेरी राइटली सो। ये काम ही गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का, और इसरो ऐसी क्षमता रखता है कि ये करेगा। तो हम इतने सस्ते में कैसे कर पाते हैं? कुछ तो इसमें वो होगा। तो सब, एक तो फ्रूगल बाय नेचर जी। और सेकेंडली हिंदुस्तान में अभी भी what you pay your scientist is far lesser. The cost of living, the cost of pay, everything is lesser, and we have capable people within the country. नहीं, बट मैं समटाइम्स आई वंडर कि हम बात करते हैं कि एलॉन मस्क ने ये कर दिया, ये तो वो क्या वो नहीं सोच सकते कि इतने कम कॉस्ट में कैसे चीज़ें बन सकती हैं? पर समवेयर वो चीज़ दिखती नहीं है वहाँ पे। हाँ, वो हर एक देश की एक इकॉनमी होती है, एक उनका वो है, उनके साइंटिस्ट को पे करने का है, वो अपने इंजीनियर्स को पे कर रहे हैं, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड से पे कर रहे हैं, उसकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ सर, मैं हमेशा जब मैंने भी आपके बारे में पहली बार पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू वाज, मैंने आपको एक इवेंट पे देखा था और एक इवेंट पे आपकी स्पीच सुनी थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि स्पेस मतलब इसरो और कुछ है ही नहीं। पर देन फिर आपके बारे में पता चला, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में, तो फ़र्क क्या है दोनों ऑर्गेनाइजेशन में? आप थोड़ा बताओगे कि इसरो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फ़र्क है, वर्क वाइज क्या करते हैं दोनों? बिकॉज हमें तो लगता है स्पेस से एसोसिएटेड सिर्फ इसरो ही है। देखिए, पिछले 60 साल से सब कुछ जो स्पेस में हुआ वो गवर्नमेंट और इसरो से हुआ। जी। चाहे वो कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम देना हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की सैटेलाइट बनानी हो, चाहे वो रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट में, सब कुछ, चाहे मिलिट्री की नीड्स के लिए फुलफिल करना हो, जो कि इसरो काम करता था क्योंकि उनका प्राइमरी एम कॉमन मैन था। 2020 में जब प्राइम मिनिस्टर ने ये निश्चय किया कि नहीं, अब हमको प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें आने देना चाहिए, तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनी। एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है इनस्पेस, जो कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है,
उसको हेड करते हैं डॉक्टर पवन गोयनका, जो महिंद्रा के हैं। जी, उनके CEO ऑटोमोबाइल होते थे, हाँ। उनका ऑटोमोबाइल का जी। बैकग्राउंड है। उनका काम है स्पेस को प्रमोट करना, स्पेस को ऑथराइज करना, स्पेस को रेगुलेट करना। किसके लिए? प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, अच्छा। प्राइवेट स्पेस के लिए। ओके। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, कि वो आपस में कोलैबोरेट कर सके, उनको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की मदद करना, और गवर्नमेंट और इन प्राइवेट कंपनियों के बीच में ब्रिज बनना। तो मेरी एसोसिएशन का रोल रहा है कि हमने पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर्स की क्या एस्पिरेशंस थी उसको दिया है। एफडीआई की जैसे पॉलिसी बनाई गई तो गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से उनके व्यूज़, और ये छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, जो ये बच्चे हैं, अलग अलग हैं, वेरी कॉम्पिटेंट, पर इनको सिस्टम का, रेगुलेशन का रास्ता बताना और आपस में बात करने का मौका देना, ये मेरी एसोसिएशन का काम है। तो आप इस फील्ड में देन 2020 में क्योंकि ये रेगुलेशन आई तो तभी आए होंगे, एंड तभी ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं भारतीय सेना से जून 2020 में रिटायर हुआ। अच्छा। अक्टूबर में मुझे बताया गया कि ये तो आप कभी रिटायर हुए ही नहीं देखा जाए तो इन लाइफ। जी हाँ, बट इट्स अ न्यू जर्नी। बिल्कुल। एंड इट्स सो एक्साइटिंग फॉर मी बिकॉज द एवरेज एज ऑफ पीपल आई एम डीलिंग विद इज 23। तो आपने जब ये पिवट हुआ, आपके पिवट तो नहीं कहूँगी, पिवट फिर भी थोड़ा होता है, ये तो 360 डिग्री पूरा उल्टा दिया आपको कि ट्रेडिशनल से आप मॉडर्न एकदम एक चीज़ में आए। तो आपका कैसे माइंडसेट था उस टाइम पे? आपने अपने माइंडसेट को कैसे मोल्ड किया? बिकॉज आपको बहुत चीज़ें अनलर्न और लर्न करनी पड़ी होंगी। एंड देखिए, हर दिन मेरे लिए एजुकेशन थी जी। एक तरफ थी इसरो, जो कि मिलिट्री की तरह एक वेल हायरार्कियल, वेल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी तरफ थी गवर्नमेंट, जो भी एक प्रोसेस और एक चलती, और तीसरी तरफ थी ये नई जनरेशन जिन हुज एस्पिरेशंस आर फार फार स्पीडियर देन अस, जिनका सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि मैं जेन जेड के साथ जुड़ना पड़ा, और इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा किससे सीखा? अपनी बेटियों से। Are they interested in space? Now they are. Now they are. अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि जैसे बहुत सारे हिस्टोरिक मिशंस हो चुके हैं जो यूएस ने करे हैं, सोवियत ने किए हैं, हमने भी किए हैं। तो ऐसी क्या 3 की लर्निंग्स आप कह सकते हो जो हमें, जो दूसरे देशों की हिस्टोरिक मिशन से हमने सीखा या हम सीख सकते हैं? देखिए, एक चीज़ बहुत अच्छी रही स्पेस में, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस, और जो इंडिया ब्रांड, इंडिया का नाम है, उसका बहुत फ़ायदा रहा। हमने दुनिया के सब स्पेस फेयरिंग नेशंस, लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशंस ने हमको सपोर्ट किया। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि पहला साउंडिंग रॉकेट जब फायर हुआ थुम्बा से, थुम्बा एक जगह है साउथ में, बिल्कुल एक इक्वेटर होता है और एक मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। तो मैग्नेटिक इक्वेटर में है, वहाँ पर है, वहाँ से जब फायर किया तो वो जो रॉकेट था वो हमको अमेरिका ने दिया था। अच्छा। उसमें से जो साउंडिंग रॉकेट था, तो उसमें जो साउंडिंग रॉकेट करने के लिए ऊपर एक्सप्लोजिव जाना था, वो फ्रांस ने दिया। और ये रॉकेट ले जाया किस में गया? एक हेलीकॉप्टर जो रशियन था। I heard this, हाँ। अच्छा, उसके बाद और चीज़ें क्या हुई हैं कि फ्रांस ने हमारे साथ काफ़ी सपोर्ट किया हमें स्पेस में, और फ्रांस जो हमारा जो आज के दिन में मेन इंजन है, विकास इंजन, वो फ्रांसी वाइकिंग इंजन की टेक्नोलॉजी को हमने और इम्प्रूव करके बनाया है। वैसे ही सोवियत यूनियन में आपको पता है कि हमारा पहला और ओनली एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गया इंडिया से, डॉक्टर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, वो भी रशिया से गए थे। जापान के साथ भी हमारा बहुत कोऑपरेशन रहा है। और अगला एक मिशन, लुपेक्स मिशन जो है चांद के ऊपर, जो लैंडर का मिशन है, वो हमारा जापान के साथ हो रहा है, क्योंकि जापान भी स्पेस टेक्नोलॉजी में उनका काफ़ी हद तक आगे। इसी प्रकार ईसा मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ भी हमारा बहुत कोऑपरेशन रहा। तो स्पेस में बहुत ही क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी भी रही, हमारे साइंटिस्ट अच्छे भी करते रहे, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट भी करते रहे। इसी साल फ्रांस के साथ हमने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, ओशन सैट, और निसार जो है एक सैटेलाइट है जो कि वो सार टेक्नोलॉजी पर है, वो इंडिया और अमेरिका की कंबाइंड बनाई जा रही है।
तो वहाँ पे स्पेस में मित्रता कुछ ज़्यादा ही लग रही है एज कम्पेयर टू, क्योंकि साइंटिस्ट आपस में जब उनके लिए साइंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना Differences कि नहीं। ना कि differences। नाइस। सर आपने ना बहुत ही आपने ऑब्वियसली बात बोली कि प्राइवेट प्लेयर्स और यंग प्राइवेट प्लेयर्स बहुत आ रहे हैं एंड उनके साथ मिलकर बहुत नई नई चीज़ों का इजाज़ भी हो रहा है, बट आई वांट टू टेक बैक, क्योंकि अब जो अगली जनरेशन है वो जैसे मोबाइल जनरेशन थी वाली, वो स्पेस जनरेशन होगी इन अ वे। तो हम अपने एजुकेशन में या ट्रेनिंग में कैसे इक्विप कर रहे हैं, या कोई उसके लिए प्लान है? बिकॉज इंटरेस्ट तभी आ सकता है जब कोई अपॉर्चुनिटी पहले से दिखे या एक वे फॉरवर्ड दिखे। अभी तो जो लोग कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं, जिनका पैशन है या कुछ ऐसे है। सो दिस कैन नॉट बी पैशन ड्रिवन, इट हैज़ टू बी सिस्टम ड्रिवन नाउ। तो उसके लिए क्या हमने प्लान कुछ है? अब आप देखिए, फ़र्क ये है कि पहले 2 या 3 इंस्टीट्यूट्स थी जिसमें आप ऐसा कोर्स कर सकते थे स्पेस के ऊपर इंजीनियरिंग में कि आपको इसरो में जॉब मिल जाता था, और सिर्फ जॉब कहाँ था? इसरो में था। पर वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये त्रिवेंद्रम में एक इंस्टीट्यूट है, स्पेस टेक्नोलॉजी ये इंस्टीट्यूट है जहाँ से सबसे ज़्यादा इसरो के साइंटिस्ट आते हैं। पर अब AICTE ने, जो कि इंजीनियरिंग का सिलेबस बनाती है, एक नया सिलेबस बनाया है जो हमने इन स्पेस ने, AICTE ने और हमने नेशनल स्पेस डे में लॉन्च हुआ है कि एक सिलेबस बनाया है जो कि स्पेस में जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसको एक माइनर डिग्री इसमें भी ले सकता है। एम ये है कि हमने फ्यूचर में इस जनरेशन को, स्पेस जनरेशन अगर बनाना है तो उनको इस टेक्नोलॉजी का नॉलेज देनी है। बिल्कुल। सिमिलरली सिर्फ साइंस ही नहीं है, स्पेस लॉ भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है, और इसलिए हम अलग अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ को भी रीच आउट कर रहे हैं कि स्पेस लॉ पढ़ने के लिए भी और ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे जाएं। राइट। और क्योंकि स्पेस सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, मल्टीपल कैपेबिलिटीज उसके लिए हैं। श्योर। सर एक थोड़ा क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आता है, इनफैक्ट एक और पॉडकास्ट जो रणवीर ने लिया था इसरो चेयरमैन का, तो आपका भी एक व्यूज़ में जानना चाहते हैं अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लाइफ एग्जिस्ट करती है क्या? मतलब क्या है उसकी साइंस, कुछ है? देखिए, इज देयर अ जादू देयर? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है और जितने अभी तक सिर्फ टेलीस्कोप से जो प्लैनेट्स देखे हैं साइंटिस्ट वगैरह ने, डेफिनेटली और प्लैनेट भी होंगे जिसमें लिविंग बीइंग्स होंगे। और वो क्या हैं, हमारी तरह हैं कि अलग हैं, कैसे हैं पता नहीं, पर निश्चय ही कहीं हैं। तो ये आपको लगता है कोई सिग्नल आते हैं सर, कुछ ऐसा होता है? आज तक मतलब किसी को, मतलब कहानियाँ होती रही हैं पर एविडेंस नहीं है। अच्छा, एविडेंस नहीं है, वो मैं जरूर कहूँगा कि एविडेंस नहीं है। हम तो मूवीज देख के ही हमें आइडिया हुआ है उस चीज़ का। देखिए, हमारे कुछ आता है हमारे signal, इमीडिएट जो हमारा वो है, जैसे हमारे जो ये प्लैनेट्स हमारे आसपास हैं उनमें तो प्रूव हो गया है कि नहीं है। ओके। है ना, जैसे मार्स लिवेबल नहीं है, मून लिवेबल नहीं है, अगर ह्यूमन बींग्स को भी वहाँ रहना पड़ेगा तो वो क्या कहते हैं, एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। पर कहीं दूर, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ गैलेक्सीज, कोई गैलेक्सी में ऐसा प्लैनेट होना जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड ये पूरा मतलब एटमॉस्फेयर भी हो, मुमकिन है। जब तक नहीं मिलता तो तब तक तो एक कहानी है। बट अभी सर जैसे रिपोर्ट्स आती हैं कि कहीं ऐसे UFO स्पॉट हुआ या ये, व्हाट आर दोस देन? वो क्या है? एंड देयर आर न्यूज़ आर्टिकल्स ऑन दैट, तो वो सब क्या है? वही है ना, टोटली एविडेंस बेस्ड नहीं है ना, एंड बिकॉज साइंस में तो तभी मानते हैं जब एविडेंस हो, तो एविडेंस नहीं। तो वन लास्ट क्वेश्चन सर, कि अगर ऐसी वन बिग थिंग स्पेस में या स्पेस टेक में या इन द नेक्स्ट डेकेड जो होने वाली है, वो क्या होगी? वन बिग थिंग अकॉर्डिंग टू यू। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हम मून और मार्स में रहने शुरू कर देंगे इन द नेक्स्ट डेकेड। नो, नेक्स्ट डिकेड, सॉरी, नेक्स्ट डिकेड में बिग थिंग, ये तो आपने कहा था 50 ईयर प्लान है। इट्स नेक्स्ट 10 years में तो जो मैं देख रहा हूँ, इंडियन स्पेस स्टेशन एक्टिव हो जाएगा। ओह वाओ, नेक्स्ट 10 years 2028 to 30 जो आपने टाइमलाइन बताई थी। डेफिनेटली, क्योंकि आज के 2024 हो गए हैं, 2034-35, इस समय हम
अपने इंटरनेशनल अपना भारतीय space station की बातें कर रहे अंतरिक्ष स्टेशन देख रहे हो। वाओ सर बिफोर आई रैप अप मतलब आई थिंक मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी कॉन्वर्सेशन। आई एम कीप मैं तो सोची जा रही हूँ और क्या पूछ सकूँ आपसे कि कुछ मतलब उस स्पेस को डिकोड हम कर सकें बार बार। बट लेट मी आस्क यू रैपिड फायर, कुछ आपकी पर्सनल चॉइसेस पूछती हूँ एंड यू हैव टू चूज आइदर और, ठीक है? सो मून मिशन और मार्स मिशन? मार्स मिशन। सैटेलाइट और योर स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन। Of course. Private space exploration or government-led space program? प्राइवेट। Reusable rockets or one-time use? रीयूजेबल। Space tourism or space research? टूरिज्म। Tourism, अच्छा. ISRO or NASA? इसरो ऑफ कोर्स। Launching satellite or the space debris cleanup? स्पेस डिब्री क्लीनअप। That is more important. Low Earth orbit या deep space exploration? प्रैक्टिकली लो अर्थ। Practically, but man say you want to do the deep space, right? Solar power in space या nuclear power in space? 16। Solar power. और इसमें हमारी कुछ strides हुई हैं अभी? देखिए आज के दिन में जो कुछ है वो सोलर पावर पे है। अच्छा. बैटरीज भी जो हैं वो सोलर पावर्ड ही होती हैं, पूरी सब कुछ ही उसमें है। पर फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं कि टग्स ये ज़्यादा डिस्टेंस के लिए ले जाने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड हो। पर उसमें एक वो क्वेश्चन है कि भाई उसको कंट्रोल करना, क्या तुम स्पेस को फिर पोल्यूशन का इशू है वगैरह है। पर न्यूक्लियर भी यूज़ होगा, न्यूक्लियर पावर। I think it's a more positive use of the energy, but अभी we are not being, I think वो पता नहीं चल रहा कि उसका क्या proportion और कैसे होगा, right? Collaboration with SpaceX या collaboration with Blue Origin? बोथ। India as a space superpower या a global space collaboration is what you? ग्लोबल स्पेस कोलैबोरेशन। इट लाइक मैंने पूरे इंटरव्यू में एक चीज़ ज़रूर बताई कि ये एक एरिया है जहाँ की कोऑपरेशन रहा है और ऐसा ही रहना चाहिए। ग्रेट। आई थिंक ज़्यादा अचीवमेंट आप कर पाओगे उसमें। इसरोज मंगलयान और चंद्रयान? चंद्रयान brought us a lot of प्राइड आई थिंक, या। सैटेलाइट इंटरनेट या 5G ऑन अर्थ? सैटेलाइट इंटरनेट ऑलवेज। ठीक है सर, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। आई थिंक ये वन ऑफ माई मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है मेरे लिए पर्सनली भी, क्योंकि स्पेस इज़ समथिंग ना हमने कभी पढ़ा, ना हम आसपास नहीं जानते लोगों को जो स्पेस में है, तो वो बातें भी बहुत कम होती हैं। तो जितना हम जान पाते हैं या तो आपको सुन के या दूसरे पॉडकास्ट को सुन के या जो आर्टिकल्स आते हैं, तो ये हमेशा ही एक अननोन वर्ल्ड रहा है। और मूवीज़ में तो हम एक अलग ही स्पेस देखते हैं शायद, तो जो इमेजिनरी है, आई थिंक इट डजंट एग्जिस्ट। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया एंड आई फील रियली प्राउड कि इंडिया में स्पेस टेक में, स्पेस रिसर्च में और स्पेस एडवांसमेंट में इतना कुछ हो रहा है। एंड आई थिंक हमारी ऑडियंसेस, हमारे लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई थिंक यू शुड स्पीक मोर। मुझे लगता है आपको और लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में। मुझे सचमुच जब मैं स्पेस की दुनिया में आया हूँ, मुझे गर्व है कि जिस स्टेटस पे इंडिया है जी, और एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये नहीं कह सकते, हमें ये नहीं कहना पड़ता कि वेस्ट से हमको लानी है, कहीं से लानी है। Right. हमारी अपनी क्षमता है, हमारी अपनी क्षमता। तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सर। एंड ऑडियंसेस के लिए भी मैं कहूँगी, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बताया, कुछ बच्चों के बारे में जो स्पेस में डेब्रीज कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे, और गूगल बना रहे हैं एक स्पेस के लिए। तो उनको आप बुलाना चाहते हैं तो अगेन मैं बोलूँगी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप गूगल ज़रूर लिखिएगा, तो मुझे वो पता चल जाएगा कितने लोग उनको देखना चाहते हैं। और अगर स्पेस से रिलेटेड आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने सवाल भेजिए। वील ट्राई एंड सेंड इट टू सर, और उनकी टीम से कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों के हम जवाब ढूंढ के स्पेस से कहीं से ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।